स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद विशेष और आंखें खोल देने वाले सेशन में। दोस्तों, जब भी कभी भारत का रुपया गिरता है, न्यूज में हेडलाइंस आना शुरू होती हैं, उस दौरान हमें याद आता है हमारी वित्त मंत्री का बहुत प्यारा सा बयान। उन्होंने कहा था कि रुपये इज नॉट वीकनिंग, द डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग, यानी कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। और बार बार मीडिया में सरकार की तरफ से यही नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है, सारा ठीकरा अमेरिका के सिर फोड़ने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आज जो मैं डेटा आपके सामने रखने वाला हूं, उससे आपके होश उड़ जाएंगे। हम उस नैरेटिव को पूरे तरीके से डिकोड करने का प्रयास करेंगे। आज अगर मैं आपसे यह कहूं कि पिछले एक साल में हमारा प्यारा रुपया सिर्फ अमेरिकी डॉलर के बदले नहीं, बल्कि दुनिया की लगभग हर बड़ी करेंसी के सामने गिरा है, चाहे वह यूरोप का यूरो हो, ब्रिटेन का पाउंड हो, चीन का युआन हो, जापान का येन हो या फिर दुबई का दिरहम हो। इन सब के सामने हमारा रुपया 15% से लेकर 20 से 25% तक टूटा है पिछले एक साल में। तो अब मुझे यह बताइए कि क्या अब भी आप इसे सिर्फ डॉलर की मजबूती कहकर पल्ला झाड़ सकते हैं, या फिर यह सिर्फ अमेरिका की कहानी है, या फिर यह कहानी है हमारे देश की, हमारी इकोनॉमी की, जिसमें कोई गहरा स्ट्रक्चरल क्राइसिस दस्तक दे रहा है, जिसे हम जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। आज के इस सेशन में हम कुछ बड़े सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल कि क्या भारतीय मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर को चुपचाप दीमक की तरह चाटा जा रहा है। दूसरा, क्या आने वाले समय में भारत सिर्फ एक चीप लेबर इकोनॉमी यानी कि सस्ते मजदूरों का बाजार देश बनकर रह जाएगा। और तीसरा और सबसे विवादित सवाल कि जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है कि क्या इस मामले में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी अर्थव्यवस्थाएं भी हमसे बेहतर प्रयास परफॉर्म कर रही हैं। आज सिर्फ हेडलाइंस नहीं, आज हम इनसाइड स्टोरी को समझेंगे। तो पेन पेपर ले लीजिए, क्योंकि आज का एनालिसिस थोड़ा डीप होने जा रहा है। तो साथियों, सबसे आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो इसको समझिएगा कि जब हम कहते हैं कि रुपया गिर रहा है, तो आम आदमी की जेब पर इसका क्या असर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि पहले $1 80 रुपए का हुआ करता था, अब वो बढ़कर 95 रुपए का हो गया है। तो तकनीकी रूप से आप कहेंगे कि भारत तो गरीब नहीं हुआ, हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन प्रैक्टिकली हमारा देश, हमारी जेबें गरीब हो रही हैं। क्यों? क्योंकि भारत एक इंपोर्ट डिपेंडेंट अर्थव्यवस्था है। हमारी जरूरत का 80 से 85% कच्चा तेल हम बाहर से मंगाते हैं। हमारे हाथों में जो मोबाइल है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं, वो सब इंपोर्ट की जाती हैं। हमारे यहाँ जो जितना भी सारा कुछ इंपोर्ट हो रहा है, जो हथियार आ रहे हैं, जो सोलर पैनल्स आ रहे हैं, हम सब इंपोर्ट कर रहे हैं। और इन सब के बदले हम डॉलर दे करके ही पेमेंट करते हैं। तो अब गणित समझिए, जब रुपया कमजोर हो जाएगा तो विदेशों से आने वाली हर एक चीज महंगी हो जाएगी। यानी रुपया नहीं गिरा, बल्कि पूरा महंगाई की आग में पूरे देश को झुलसाने वाली यह हरकत होती है। लेकिन साथियों, यहां पर मामला थोड़ा सा अलग भी है, इसको समझिएगा। जैसे कि मैंने कहा कि डॉलर नहीं बढ़ा। स्क्रीन पर देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट बताती है, साफ साफ यह बयान करती है कि भारतीय रुपया पाउंड, यूरो, येन, युआन, दिरहम और सिंगापुर डॉलर जैसी मजबूत करेंसीज के सामने भी बुरी तरह से पस्त हो चुका है। अब यहां आकर वो सरकारी नैरेटिव पूरी तरह से टूट जाता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी का नियम यह कहता है कि अगर सिर्फ अमेरिकन डॉलर मजबूत हुआ होता तो भारतीय करेंसी यानी भारतीय रुपया अन्य देशों की मुद्राओं के समानांतर स्थिर रहता। लेकिन अगर रुपया हर किसी के सामने घुटने टेक रहा है, तो इसका सीधा और साफ मतलब यह निकलता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स, जो विदेशी निवेशक हैं, वो भारतीय मार्केट और हमारी करेंसी को लेकर बेहद कॉशियस हैं, यानी कि सतर्क हैं या आशंकित हो चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे के 3 बड़े कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला कारण है भारत का व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट। साथियों, सीधा सा नियम है, जब आप सामान बाहर बेचोगे तो उतना डॉलर हमारे देश में आएगा, लेकिन जितना सामान आप बाहर से खरीदोगे उतना डॉलर आपके देश से बाहर जाएगा। भारत के साथ क्या दिक्कत है? हम सॉफ्टवेयर तो बेचते हैं, निसंदेह इससे हम पैसा कमाते हैं, लेकिन उसके बदले में जो तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और हाई एंड टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, उन सब की कीमत हमारे एक्सपोर्ट से कई गुना ज्यादा है। नतीजा, हमारे देश से जो डॉलर है वो हमारे देश से बाहर ज्यादा जाता है, बजाय हमारे देश के अंदर आने के। जब डॉलर की कमी होगी तो निश्चित तौर पर रुपए पर दबाव आएगा ही आएगा। दूसरा बड़ा कारण है ऑयल डिपेंडेंसी और जियोपॉलिटिकल टेंशंस।
अब आप अगर मैप पर देखेंगे तो आपको मिडिल ईस्ट में जो टेंशन्स हैं वो बहुत साफ दिखाई देंगी। ये जो पूरा इलाका है मिडिल ईस्ट का, इस पूरे में संकट लगातार चल रहा है। रेड सी में हूती विद्रोह के कारण बवाल हुआ पड़ा है। चीन और ताइवान के बीच में तनातनी बढ़ रही है और इन सब ने ग्लोबल शिपिंग और एनर्जी कॉस्ट को लगभग आसमान पर पहुंचा दिया है। अब भारत जितना ज्यादा तेल मंगाएगा उतना ज्यादा रुपया टूटेगा ही टूटेगा। तीसरा बड़ा कारण है अमेरिका खुद। जो यूएस फेडरल रिजर्व है उसने आक्रामक रुख इस समय अपना रखा है। जब भी अमेरिका अपने देश में ब्याज दरें बढ़ा देता है तो जितने भी दुनिया भर के निवेशक होते हैं ना, वे सब के सब इमर्जिंग मार्केट जैसे कि भारत है वहां से अपना पैसा निकालते हैं और अमेरिकन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिकन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम है, रिटर्न पक्का है और वहां पर रिटर्न बढ़ भी रहा है। इसे कहते हैं डॉलर का आउटफ्लो। अब देखिए, भारत के बाजार से अचानक अमेरिकन फेडरल बैंक की नीतियों के कारण अरबों डॉलर बाहर भागते हैं तो रुपया स्वाभाविक रूप से भरभरा कर नीचे गिर जाता है। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर शायद ये पूछेंगे कि सर आप क्या बात कर रहे हैं कि सरकार तो कह रही है कि भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारी जीडीपी 7% 8% की रेट से भाग रही है। बिल्कुल सही बात है, ये डेटा बिल्कुल झूठा नहीं है, लेकिन साथियों एक डरावनी सच्चाई जो इससे एसोसिएटेड है वो आपको बेहतर समझनी होगी। जीडीपी ग्रोथ और करेंसी स्ट्रेंथ हमेशा एक साथ हाथ पकड़कर नहीं चलते हैं। अगर आपकी देश की ग्रोथ सिर्फ कंजम्पशन ड्राइवन है, उपभोग आधारित है, यानी कि आप सिर्फ सामान खरीद रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ निश्चित तौर पर अलग तरीके से परफॉर्म करेगी। अगर आपकी ग्रोथ इंपोर्ट ड्राइवन है, कंजम्पशन ड्राइवन है, तो आपकी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कमजोर है तो आपकी करेंसी कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। जब तक आप एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का मॉडल नहीं अपनाएंगे, जब तक आप प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाएंगे, आपकी करेंसी कमजोर होती रहेगी। इसका जीडीपी ग्रोथ रेट से सीधा रिलेशन नहीं होता। इतिहास गवाह है साथियों, चीन ने जो अपने आप को दुनिया के फैक्ट्री की तरह, मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह बना करके अपने युवान को पूरी ताकत दी। जर्मनी ने पूरी दुनिया में अपनी मशीनरी बेच करके यूरो को पावरफुल बनाया। जापान ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, टेक्नोलॉजी से येन का लोहा मनवाया। लेकिन हम आज भी दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर मार्केट में से एक हैं। हम मोबाइल तो खूब चला रहे हैं लेकिन उसके अंदर की चिप तो बाहर से आ रही है ना। हम शान से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करते हैं लेकिन उसकी बैटरी का कच्चा माल इंपोर्ट करते हैं। यही हमारी जो आर्थिक ग्रोथ है ना, ये जिस आर्थिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डेप्थ होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं मिसिंग है और यही सबसे ज्यादा मुश्किल फेज है और यही सबसे मुश्किल है हमारे सामने। अब आते हैं उस सवाल पर जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, आग की तरफ फैल रहा है कि क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी करेंसीज भी भारत से अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो साथियों बहुत ध्यान से सुनिएगा, इकोनॉमिक्स में को कभी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मीम्स की तरह समझना नहीं चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस समय वेंटिलेटर पर है, वो केवल और केवल उधार मांगकर अपना जीवन चला रहे हैं। आईएमएफ से फंड रिलीज होता है तो उनकी सांसें चलती हैं। दिवालिया होने की कगार पर है। बांग्लादेश भी भारी कर्ज में और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर चुका है। लेकिन फिर भी यह तुलना हो क्यों रही है? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में उनके गिरने का स्तर, जो डिप्रिसिएशन का पेस है, वो भारतीय रुपए के मुकाबले में कम दर्ज हुई है। बात इतनी सी है और साथियों यही भारत के लिए सबसे बड़ा वार्निंग सिग्नल भी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की तुलना हमसे नहीं हो सकती है। हम खुद को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और ग्लोबल सुपर पावर वाले देश बनाने का दावा करते हैं। जब आप अपने आप को इतनी बड़ी लीग में ले जाने की बात कर रहे होते हैं तो उम्मीदें और पैमाना दोनों भी उसी लेवल का होना चाहिए। अगर हमारा रुपया उनके मुकाबले ज्यादा वोलेटाइल दिखेगा तो निश्चित तौर पर दुनिया की रेटिंग एजेंसीज हम पर सवाल उठाएंगी, दुनिया हम पर सवाल उठाएगी। तो दोस्तों असली संकट है क्या, यह भी समझना जरूरी है। असल संकट सिर्फ यह नहीं है कि रुपया एक नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। असल संकट है भारतीय मिडिल क्लास के लिए, जो सबसे कोर इश्यू है। इसका साइलेंट इकोनॉमिक इरोजन हो रहा है, यानी कि मिडिल क्लास चुपचाप धीरे धीरे अंदर ही अंदर खोखला हो रहा है। जब रुपया गिरता है तो बहुत ही शांति से आपकी जेब पर डाका पड़ता है। आपके बच्चों की विदेश में पढ़ाई महंगी हो जाती है, आपका इंटरनेशनल टूर महंगा हो जाता है, आपके गैजेट्स, आपकी गाड़ियां महंगी हो जाती हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, जिससे पूरी लॉजिस्टिक्स
कॉस्ट बढ़ जाती है, फलों सब्जियों और अनाजों के दाम बढ़ जाते हैं। और इस सब का सीधा असर किस पर हो रहा है? भारत के मिडिल क्लास पर हो रहा है। आपकी होम लोन और कार लोन की ईएमआई पर प्रेशर बढ़ता है, यानी कि कागज पर सैलरी आपकी भले ही उतनी ही हो लेकिन, और जीडीपी ग्राफ देश का भले ही ऊपर जा रहा हो, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में आपकी सेविंग्स की वैल्यू कम हो जाती है और अनजाने में ही सही आप गरीब जैसे महसूस करने लगते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन सब इतने बड़े घटनाक्रम के बावजूद हमारे देश का सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई कर क्या रहा है? तो देखिए, आरबीआई के पास 3 पारंपरिक हथियार हैं। पहला, विदेशी मुद्रा भंडार में से डॉलर बेचना जिससे रुपए को सहारा मिले, ब्याज दरों में बदलाव करना जिससे रुपए को सहारा मिले, और मार्केट को रेगुलेट करना। लेकिन ये सब एक तरीके से टेम्परेरी फिक्स हैं, अस्थायी इलाज है। कैंसर का इलाज आप डिस्प्रिन की गोली से नहीं कर सकते। अगर रुपए को सचमुच बचाना है तो हमें कुछ परमानेंट सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ना होगा। देश में मैन्युफैक्चरिंग का बूम लाना होगा। मेक इन इंडिया को जमीन पर उतारना बहुत जरूरी है। हमारे एक्सपोर्ट्स को इतना कॉम्पिटिटिव बनाना होगा कि सारी दुनिया हमारे सामान को खरीदे। एनर्जी डिपेंडेंस से हमको आगे बढ़ते हुए एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ जाना होगा। ग्रीन हाइड्रोजन और एथेनॉल पर तेजी से शिफ्ट करना होगा जिससे हमारी ऑयल डिपेंडेंसी कम हो जाए। और सबसे बड़ी बात, सस्ते नारों से हटकर रियल इकोनॉमिक कैपेसिटी का निर्माण करना होगा। यह हमारी देश की आज की नीड है, टाइम ऑफ द आवर है, इस समय की नीड ऑफ द आवर है। सॉरी साथियों, याद रखिए कि 21वीं सदी में जो युद्ध होंगे ना, वे युद्ध केवल और केवल सीमाओं पर टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़े जाएंगे। आज के दौर में करेंसीज आर वेपन्स। करेंसी ही सबसे बड़ा हथियार है। डॉलर डोमिनेंस की वजह से ही और डॉलर हेजेमोनी की वजह से ही अमेरिका दुनिया पे राज करता है। अमेरिका अपने डॉलर को वेपनाइज करता है। चाइना अपनी युआन डिप्लोमेसी से अफ्रीका और एशिया पर दबाव बनाता है। ब्रिक्स देश डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं। और ऐसे हालात में अगर भारत की करेंसी कमजोर होगी तो हम जियोपॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर में, जियोपॉलिटिकल टेबल पर बहुत कम बार्गेनिंग पावर रखेंगे। हमारी शक्तियां बार्गेन करने की बेहद सीमित हो जाएंगी। दोस्तों, यह समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह की इस समय ग्लोबल अनिश्चितता चल रही है, कच्चे तेल के दामों में उतार और चढ़ाव चल रहा है, और अमेरिका का जो रुख है, मुमकिन है कि रुपए पर दबाव आगे भी जारी रहे। लेकिन अगर हम इस समय अपनी रणनीतिक कमियों को दूर करने का प्रयास करें तो इसी रुपए को हम भविष्य में मजबूत होते हुए भी देख सकते हैं। क्योंकि करेंसी सिर्फ कागज का नोट नहीं होती है। करेंसी आपके देश की ग्लोबल रिस्पेक्ट, इकोनॉमिक ट्रस्ट और उसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक पावर का भी आईना होती है। आज सवाल सिर्फ यह नहीं है कि रुपया डॉलर के मुकाबले कितना गिरा, सवाल यह है कि क्या भारत सचमुच आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर है या फिर हम पूरी दुनिया के लिए केवल एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट बनकर रह जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से भी इसी पर प्रश्न है। आप भी बताएं कि आप क्या सोचते हैं भारतीय रुपए के इस गिरावट के बारे में, और क्या आपको लगता है कि निकट भविष्य में हम अपने रुपए को उस रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर पहुंचा पाएंगे जिसका सपना विकसित भारत देखता है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मैं आपको सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं अपने, यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपके लिए बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट है कि हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 20 मई से, जिसमें आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपका लक्ष्य 2027 है, 2028 है या 2029 है तो आप हमारे बैचेस में जुड़ सकते हैं। सभी बैचेस हमारे 20 मई से शुरू होंगे। आपको कोर्स की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर और हमारे ऐप और वेबसाइट पर मिल जाएंगी। सारे कोर्स की डिटेल्स को देखिए, कोर्स को जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। पीके लाइव कोड मैं आपको बता रहा हूं, इसे इस्तेमाल कीजिएगा जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।